Hello dear students, welcome back to Competitive English by Ashutosh Pandey. Today's topic is related to translation. Today I will teach you how to translate the conditional sentences. आज का टॉपिक ट्रांसलेशन है, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। इस टॉपिक के तहत आपको आज कंडीशनल सेंटेंसेस का अनुवाद कैसे करेंगे इसकी टीचिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो पहले आपको जानना है व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस है क्या? कंडीशनल सेंटेंस का मतलब प्रतिबंधात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कुछ शर्तें दी गई, ऐसे वाक्य जिसमें यदि, अगर, जब तक, नहीं, आदि आदि आए, उनकी ये पहचान है, उसमें कुछ शर्तें होती हैं, उसी को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट के रूप में यदि वाक्य के दोनों भाग में फ्यूचर टेंस है, अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, इस प्रकार शर्त है। तो कंडीशनल सेंटेंस में शर्तें दी गई होती हैं कि यदि ऐसा होता तो यह हो जाता, जब तक एक नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा, आदि इस तरह के शर्त वाले वाक्य होते हैं। तो यदि दोनों भाग, वाक्य के दोनों भाग में फ्यूचर, जैसे यहाँ गा, इधर भी गा, अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, यदि यह कंडीशन है वाक्य का, तो हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। ऑलरेडी यू नो अगर अथवा यदि, इफ को कहते हैं। इफ मीन्स यदि, अगर। वाक्य का अनुवाद पहले खंड का अर्थात पहले भाग के वाक्य का अनुवाद पहले कर लेंगे। उसके बाद जो बीच में तो शब्द है, तो की इंग्लिश नहीं रखेंगे, बल्कि उसके स्थान पर कामा का यूज कर देंगे, वही तो का अर्थ निकालेगा। उसके बाद जो दूसरा भाग है वाक्य का, उसका अनुवाद करेंगे। लेकिन अनुवाद करने का तरीका क्या होगा? ये दोनों तरफ दागेगी है अर्थात फ्यूचर है, तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार अनुवाद करेंगे और इधर फ्यूचर इंडेफिनिट के अनुसार अनुवाद करेंगे। जैसे अगर वह आएगा, भले ही आएगा लिखा है, इधर गा है इधर गा है, तो आपको बताएगा इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार काम करेगा। तो अगर वह आएगा का मतलब हुआ अगर वह आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ता है, ती है, ते है, तो आपको इस गा को ता है, ती है, ते है के अनुसार अनुवाद करना होगा। तो हो गया इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, यदि वह आता है, अगर वह आता है, लिखा है आएगा, लेकिन आपको बताएगा दोनों तरफ जब गा होगा, फ्यूचर होगा, तो उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुवाद कैसे करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में यस अथवा ईएस बढ़ा देते हैं। तो यहाँ यस या ईएस बढ़ाया गया क्योंकि यहाँ सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो इफ ही कम्स, यदि वह आएगा, अगर वह आएगा। अब तो की इंग्लिश कुछ नहीं, कामा है, मैं उसकी मदद करूंगा, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस विल अथवा शैल, वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आई शैल अथवा विल हेल्प हिम। तो इफ ही कम्स, यदि वह आता है तो आएगा, तो आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है, यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे, फर्स्ट बार, तो परीक्षा में पास हो जाओगे। दोनों तरफ गे और गे, फ्यूचर दोनों तरफ, दोनों भाग में। तो अगेन यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। आपको फर्स्ट पार्ट का अनुवाद पहले कर देना है, तो के स्थान पर कामा रखना है, और इधर पुनः अनुवाद कर देना है। इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग।
तो होगा इफ यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में सब्जेक्ट के बाद वर्क फर्स्ट, वर्क हार्ड यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे। तो हो गया इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठोर परिश्रम करते हो, ये लिखा है करते हो के अर्थों में लिखा जाए तो क्या होगा, तो के स्थान में कामा, परीक्षा में पास हो जाओगे। तो सेकंड पार्ट वाक्य का जो है उसमें भी आप सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा लेकिन तुम ही, इसमें भी सब्जेक्ट, पुनः लिखें यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। तो होगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, यदि तुम कठोर परिश्रम करते हो तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। इस तरह से ये दोनों तरफ फ्यूचर हो, गागेगी हो दोनों पार्ट में, तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट और उधर फ्यूचर इंडेफिनिट के अनुकूल के अकॉर्डिंग अनुवाद करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है यदि वाक्य में जब तक नहीं हो, जब तक नहीं, जब तक नहीं के लिए एक वर्ड है अनलेस। अनलेस का यूज किया जाएगा, अनलेस वर्ड में जब तक नहीं का अर्थ निकल जाता है, अलग से नॉट का यूज नहीं करना होता। जैसे जब तक वह यहां नहीं आता, एक पार्ट हुआ मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो अनलेस जब तक नहीं, ही कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुकूल यहां भी ही कम्स हियर। तो क्या अनलेस ही कम्स हियर, जब तक वह यहां नहीं आता है अथवा आएगा, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा अथवा नहीं कर सकता हूं। यहां सकता हूं मैं, तो कैन कामा देकर आई कैन नॉट पार्डन PARDON, पार्डन मीन क्षमा करना, पार्डन हिम। तो हो गया अनलेस ही कम्स हियर आई कांट पार्डन हिम, जब तक वह यहां नहीं आता मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता हूं। यदि माना कि इस वाक्य में जब तक वह यहां नहीं आएगा तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा, दोनों तरफ गागे की होता, तब आपको इसके अकॉर्डिंग अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले अगर फ्यूचर इंडेफिनिट के अनुकूल के अकॉर्डिंग अनुवाद करना होता। इसका सेकंड एग्जांपल है कोई देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि इसके नागरिक अच्छे न हों। इस सेंटेंस में जब तक शब्द, जब तक ना, ये सेकंड पार्ट में है, और फर्स्ट पार्ट में कोई देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता, अर्थात कोई देश उन्नति नहीं कर सकता है, तब तक का मतलब यहां कुछ नहीं होगा। ये अनलेस ही दोनों तरफ का तब तक और जब तक का अर्थ निकाल लेंगे। इन तब तक का अलग से इंग्लिश आप नहीं लिखोगे। तो हो गया कोई देश नहीं, तो कोई नहीं का मतलब नो होता है, नो कंट्री, कोई देश नहीं उन्नति कर सकता, कैन प्रोग्रेस। तो हो गया नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता, तब तक उन्नति नहीं कर सकता। अब कहा जब तक कि इसके नागरिक अच्छे ना, तो जब तक ना को पहले अनलेस,
अनलेस जब तक नहीं इसके नागरिक अच्छे, इसके को सब्जेक्ट के रूप में इट लिखा जाएगा। अनलेस इट हैज, जब तक इसके होना, तो हैज का यूज होगा रखना, पास होना के अर्थों में। जब तक अच्छे नागरिक वह न रखता हो, तो रखता हो के अर्थों में हैज प्रेजेंट में। अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स, तो हो गया नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स। कोई देश तब तक उन्नत नहीं कर सकता है जब तक कि उसके नागरिक अच्छे ना हो। तो यहाँ अनलेस जब तक ना का अर्थ निकाल दिया, जब तक ना। अब थर्ड पॉइंट है, यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट का, ऐसा वाक्य हो ऐसा मालूम हो कि कोई पास्ट परफेक्ट की घटना पूर्ण रूप से काम बीत गया। जैसे यदि राम ने परिश्रम किया होता तो वह उत्तीर्ण हो गया होता, दोनों तरफ होता होता। इसका मतलब पिछली बात को बताया जा रहा है कि वो परिश्रम किया होता तब पास हो गया होता। तो आप इसको भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अनुवाद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब पास्ट परफेक्ट हो तो फर्स्ट वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट के अनुकूल ही करेंगे। हैड प्लस वर्ब थर्ड। इफ राम हैड वर्कड हार्ड तो हो गया इफ राम हैड वर्कड हार्ड। पिछली बीती हुई बात है इसलिए पास्ट परफेक्ट के अनुकूल माना गया, इसीलिए हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। इफ राम हैड वर्कड हार्ड, यदि राम ने परिश्रम किया होता, पिछली बात, उसका काम आप देंगे वह उत्तीर्ण हो गया होता। उसका सेकंड पार्ट में आपको वुड हैव का यूज करना होगा सब्जेक्ट के साथ। तो ही वुड हैव पास्ड। तो सेकंड पार्ट में यदि इधर पास्ट परफेक्ट के रूप में हम लिखते हैं हैड प्लस और थर्ड फॉर्म, तो उधर हम वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड लिखेंगे। तो इफ राम हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, यानी इधर भी वर्ब थर्ड हैड के नाते, इधर भी वुड हैव है हैव के नाते, यहाँ भी वर्ब थर्ड। तो आपको समझ में आया होगा कि यदि पास्ट परफेक्ट के अनुकूल अनुवाद करना होगा तो इधर फर्स्ट वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और उधर सेकंड पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए। आगे यदि वाक्य के प्रथम भाग में होता शब्द के साथ कोई क्रिया न हो, यानी मुख्य क्रिया के रूप में कुछ न हो बल्कि केवल होता शब्द, जैसे यदि मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, इस होता शब्द के साथ कोई अन्य क्रिया नहीं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट वाले का अनुवाद जब करेंगे तो हम वर का प्रयोग करेंगे, WERE, चाहे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, हमें वर का ही प्रयोग करना है। यदि मैं वहां होता, इफ आई वर देयर, ध्यान दें, अब इस होता शब्द की इंग्लिश वर हो, यदि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तब भी, प्लूरल का हो तब भी, यदि होता के साथ कोई अन्य क्रिया न हो, क्रिया होगा तो आपको हैड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करना होगा, यदि क्रिया नहीं है तो वर का प्रयोग करिए। इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो की इंग्लिश कुछ नहीं, कामा आई। अब इधर आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में इधर वुड प्लस वर्ब फर्स्ट, आई वुड हेल्प यू, तो हो गया इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प यू। अब इधर
आपने वर का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ कोई अन्य क्रिया नहीं है, तो उधर केवल वुड और वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे। इसके ऊपर अभी बताया गया कि जब ये यहाँ पास्ट परफेक्ट के अनुवाद करेंगे तो उधर वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि पास्ट परफेक्ट नहीं है, केवल पास्ट, तो आपको वर का प्रयोग करना होगा और उधर वुड प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज करना होगा। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट भी यदि यहाँ होता तब भी वही किया जाता, इधर पास्ट इंडेफिनिट के अनुकूल और उधर वुड प्लस वर्ब फर्स्ट के रूप में। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। देयर आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसे कि यदि तुम गरीब हो तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए, इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस, यदि तुम गरीब हो फर्स्ट पार्ट, तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए, तो साधारण है इफ यू आर पुअर, फर्स्ट पार्ट हो गया, तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए, चाहिए क्या अर्थ में, तो यू शुड वर्क मोर। तो गया इफ यू आर पुअर यू शुड वर्क मोर, वर्क हार्ड भी लिख देंगे तब भी अनुवाद सही माना जाए। तो चाहिए के अर्थों में शुड का प्रयोग किया गया, शुड में चाहिए और फर्स्ट उसका दाता। सेकंड एग्जांपल है, यदि तुम खाना नहीं खाए हो तो अब खा लो। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है प्लस वन का थर्ड फॉर्म, और इधर इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में, आदेशात्मक सलाहात्मक वाक्य के रूप में। तो पहले फर्स्ट पार्ट का करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अनुकूल, एक यू ए हो ई हो चुका है चुकी है, तो हैज है प्लस वर्ब थर्ड। इफ यू हैव नॉट ईटन फूड, तो इफ यू हैव नॉट ईटन फूड, यदि तुम खाना नहीं खाए हो, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ ये हो आया है, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज है प्लस वर्ब थर्ड। इफ यू हैव नॉट ईटन फूड, कामा हो गया, तो अब खा लो, तो की इंग्लिश रखना नहीं, कामा हो गया, अब खा लो। ईट इट नाउ, यहाँ इट इस फूड के लिए जो है इट का यूज किया गया, अर्थात फूड के लिए प्रोनाउन इट का यूज किया गया। इसे खा लो, नहीं खा लो तो भोजन खा लो, तो यहाँ पर इट रख दिया गया। नाउ मीन्स अब, तो इफ यू हैव नॉट ईटन फूड ईट इट नाउ, तुम खाना नहीं खाए हो तो अब खा लो। ईट नाउ कोई लिख ले, ईट ना रखे, अभी वाक्य सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अधूरापन दिखाई देगा, इसलिए उसके लिए प्रोनाउन इट का यूज कर सकते हैं। अगला है, काश मैं घर पर होता, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट पार्ट, तो माता पिता की मदद करता। काश हो तो वुड दैट का यूज करते हैं, वुड दैट, वुड दैट, इसका हुआ काश, वुड दैट। आई मैं घर पर होता, आपको बताया गया होता के साथ यदि कोई वर्ब ना हो तो वर का प्रयोग करें। इफ आई वर एट होम, इफ आई वुड दैट आई वर एट होम, अगर वुड दैट के स्थान पर इफ का भी यूज कर दे तब भी वाक्य सही माना जाएगा। काश अगर अथवा यदि के अर्थों में, लेकिन वुड दैट लिख सकते हैं, वो दैट लिख सकते हैं, वो दैट, वुड दैट अथवा इफ,
वुड दैट आई वर एट होम, यदि मैं घर पर होता तो काश में घर पर होता, तो की अंग्रेजी रखना नहीं कामा, माता पिता की मदद करता। तो यहाँ करता पहले खोजिए, यानी सब्जेक्ट मैं ही है, इधर भी हिडन है। तो आई, आपको बताया गया था इधर अगर आप वर्ब का यूज करते हैं तो इधर आप वुड प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे। आई वुड हेल्प द पेरेंट्स अथवा यहाँ द कहता हूँ माई पेरेंट्स, भले माई ने मेरा नहीं लिखा क्योंकि अपने माता पिता की ही सेवा करने की बात हो रही, मदद करने की बात हो रही, इसलिए माई आप लिख सकते हो। तो होगा वुड दैट आई वर एट होम, आई वुड हेल्प माई पेरेंट्स। नेक्स्ट है मेरी इच्छा है मैं देश का प्रधानमंत्री हो जाऊं। मेरी इच्छा है, आई विश दैट। यहाँ की छिपा हुआ हिडन है, की का क्या के लिए दैट का यूज कर सकते हैं। आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि, आई मैं देश का प्रधानमंत्री होता शब्द आता तो वर का यूज आप कर सकते हैं। इसमें भी वर का यूज करें तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन हो जाऊं ऐसा है तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। आई कुड become the prime minister, the PM of the country। होगा आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि आई कुड बिकम द PM ऑफ द कंट्री, मैं देश का प्रधानमंत्री हो जाऊं, तो हो सकूं। यदि यहाँ पर आप वर का प्रयोग करते प्रधानमंत्री होता क्या अर्थ, तो यहाँ वर का यूज किया जा सकता। हो जाओ लिखा है तब भी वर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो कुड का यूज आप कर सकते हैं। लास्ट है काश मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य होता। वुड दैट काश के लिए वुड दैट। अब मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूं, तो आई होता है लेकिन वर्ब कोई नहीं है तो वर का यूज करें। आई वर द प्रिंसिपल ऑफ इस विद्यालय में, दिस कॉलेज। तो हो गया वुड दैट आई वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। इस तरह से आप कंडीशनल सेंटेंसेस का अनुवाद हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद करेंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम करते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब न किए होंगे तो कर लेंगे, जिससे कि जो न्यू वीडियोस अपलोड हों आपके सामने पहुंच सके और आप उससे लाभ ले सकें। आज का टॉपिक यहीं तक, पुनः न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।